इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जानने जा रहे हैं। सब इसमें हमें सोडियम क्लोराइड एंड इट्स प्रिपरेशन जानना है और पोटेशियम क्लोराइड एंड इट्स प्रिपरेशन जानना है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा बॉडी कुछ फ्लूइड्स कंटेन करता है। फ्लूइड्स या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ये वेरियस कंपार्टमेंट्स में फ्लूइड कंटेन्स करता है हमारा बॉडी। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे, जिसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस और पीएच को जो मेंटेन करता है, वही जो फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन होता है उसको भी मेंटेन करता है। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है या फिर बॉडी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर पाता है तो इसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन जिससे ड्रग का होता है उसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे रिप्लेसमेंट थेरेपी में कंपाउंड्स यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, एसिड बेस यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज जैसे यूज होते हैं, प्रोटीन्स यूज होते हैं। और फर्दर हम इसमें कंपार्टमेंट्स जानेंगे हमारे बॉडी में, जैसे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स होता है। और फर्दर हम कुछ कैटायनिक और एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपने प्रिपरेशन जो हमें जानना है, सोडियम क्लोराइड उसका प्रिपरेशन, पोटेशियम क्लोराइड उसका प्रिपरेशन, सभी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये फर्स्ट टॉपिक। थर्ड टॉपिक का वीडियो ऐसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर एंड सॉल्यूशन, जिसमें ओआरएस पढ़े थे, और सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन मींस दैट रेंजर्स लैक्टेट इंजेक्शन हम पढ़े थे। तो वो उसकी वीडियो आपको पहले से मिल चुकी है, आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, कमेंट करके बता सकते हैं आप वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देयर आर various types of inorganic and organic compounds are present in the body fluid and concentration of these compounds present in the body fluid concentration of these compounds in various compartments जैसे इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स हो गया, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स हो गया, इज बैलेंस्ड बिटवीन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो आपके बॉडी के आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस और पीएच को जो मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहता है उसको भी मेंटेन करते हैं। वेरियस रेगुलेटरी मैकेनिज्म which control ionic balance, osmotic pressure,
या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस डायरेक्टली करेंगे हम, एंड पीएच टुगेदर मेंटेन्स the concentration of solutes in various body fluids। ठीक है, जो आपको वेरियस रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो मेंटेन कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बॉडी फ्लूइड में, अगर बैलेंस वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर बॉडी उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है, इस केस में एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। हाउएवर, if this balance of maintaining the concentration of solutes in the body fluid is disturbed, body fluids is disturbed, or the body cannot maintain the electrolyte balance, then it is done by external administration of electrolytes which is known as replacement therapy। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यूज होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आपका एसिड एंड बेस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स such as electrolytes, acid and base, carbohydrates, इसमें बेसिकली ग्लूकोज यूज होता है एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड and blood products are used as replacement therapy as per the need of the patient। एक्सेसिव जब ब्लड फ्लो हो गया होगा, जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया होगा तो और अनकॉन्शियस होगा पेशेंट, तो उस केस में तो ब्लड प्रोडक्ट्स ही एक्सटर्नली एडमिनिस्टर होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होता है बॉडी फ्लूइड का, वो वेरियस कंपार्टमेंट्स में वेरी करता है। बॉडी फ्लूइड्स डिफर इन वेरियस फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम
कुछ बॉडी कंपार्टमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में एकदम शॉर्ट में जानेंगे। कौन कौन से बॉडी कंपार्टमेंट्स होते हैं? वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट्स आर वेरियस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आर जो फर्स्ट है वो मेरा होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, जो मेरा सेकेंड है वो हमारा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये हमारा सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। और जो मेरा थर्ड है वो हमारा है प्लाज्मा या वास्कुलर फ्लूइड, यह हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट विथ इन, बीच में नहीं उसके अंदर में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट विथ इन द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा और या फिर जिसको हम वास्कुलर फ्लूइड कर लें, ये दोनों को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो हमें एक मेरा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और एक मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेरा आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक मेरा प्लाज्मा कर ले तब या वास्कुलर फ्लूइड कर ले तब ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, कैपिलरी में बेसिकली मेरा प्लाज्मा होता है जिसमें हमारा वास्कुलर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, या फिर उसको हम प्लाज्मा फ्लूइड कह सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। हमारा जो कंपार्टमेंट्स है, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ये एक मेम्ब्रेन जो है मेरा एक सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, उससे मेरा ये सेपरेट रहता है। These fluid compartments are separated from each other by membrane. These membranes are permeable to water and certain inorganic components present in the body fluid, जिससे हमारा कभी जो मेरा वाटर है, कभी मेरा प्लाज्मा फ्लूइड्स कंपार्टमेंट में चला जा रहा है, कभी ऊपर आ जा रहा है, इंटरस्टिशियल में आ जा रहा है, कभी मेरा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कंपार्टमेंट में आ जा रहा है। यह हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण हो रहा है। दीज मेम्ब्रेन्स, ये हमारा मेम्ब्रेन जिससे सेपरेटेड है वो मेम्ब्रेन, दीज मेम्ब्रेन आर परमिएबल टू वाटर and certain inorganic compounds। हम यहाँ फोकस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स while transfer of certain molecules like protein are impermeable।
जो हमारा सर्टेन आयंस जैसे पोटेशियम आयंस ले लेंगे, कैल्शियम ले लेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे, ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स इन बॉडी फ्लूइड इज मेंटेन्ड। ठीक है, सर्टेन आयंस लाइक potassium, calcium, sodium, magnesium shows selective permeability. This leads to the maintenance of concentration of various solutes in body fluids। अब हम एग्जाम्पल जैसे जान ले एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स का और कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स का। सबसे पहले हम एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल जानेंगे, उसके बाद हम कैटायोनिक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल जानेंगे, फिर जानेंगे ये हमारा किस कंपार्टमेंट का मेन इलेक्ट्रोलाइट है, मींस मेजर इलेक्ट्रोलाइट किस कंपार्टमेंट का है। एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट में मेरा आ जाएगा HCO3, क्लोराइड भी आ जाएगा, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट। अब हम मेजर कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट हमारा होगा सोडियम Na+। सबसे पहले हम उसका फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर मेरा सोडियम किस फ्लूइड कंपार्टमेंट में मेरा एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में एग्जिस्ट करता है। और सोडियम का मेरा फंक्शंस है, सबसे फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो मेरा सेकेंड फंक्शन है सोडियम का वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर which leads to the protection of body against excessive fluid loss। अब लो सेरम सोडियम लेवल को हम क्या कहते हैं वो जानते हैं। लो सेरम सोडियम लेवल इज नोन एज हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया ये एराइज क्यों होता है? ठीक है, तो एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण, और फिर डायरियल कंडीशन के कारण, या फिर वोमिटिंग के कारण हमारा हाइपोनेट्रेमिया होता है। ठीक है, यह हमारा सोडियम मेजर कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया। अब हम सेकेंड जो मेजर कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा है पोटेशियम। अब हम पोटेशियम कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट का फ्लूइड कंपार्टमेंट जानेंगे। तो ये हमारा मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये ट्रेसेस ऑफ अमाउंट एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी एक्ट करता है।
दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर फिल्ट्रेट कंपार्टमेंट में भी पोटेशियम कटायनिक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। अब हम फंक्शंस जाने तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse for muscle activity. That means sodium potassium pump. Also is useful in water retention and maintains acid base balance. ठीक है, अब जो हमारा कंडीशंस लो सेरम पोटेशियम लेवल के कारण जो होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं वो जानते हैं हम। पोटेशियम लेवल is known as hypokalemia. Hypokalemia क्यों होता है राइस? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, डायरिया एंड वोमिटिंग के कारण, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के कारण। ठीक है, अब मेरा सोडियम हो गया, उसके बाद मेरा पोटेशियम हो गया। अब हम जो थर्ड कटायनिक इलेक्ट्रोलाइट जानेंगे वो मेरा होगा कैल्शियम। कैल्शियम का हम सबसे पहले फिल्ट्रेट कंपार्टमेंट जानेंगे। तो हमारा कैल्शियम का फिल्ट्रेट कंपार्टमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फिल्ट्रेट कंपार्टमेंट। और हम तो ये भी जानते हैं कि कैल्शियम हमारा बोन में भी प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फिल्ट्रेट कंपार्टमेंट, और ऑल्सो फाउंड इन बोन्स। अब हम फंक्शंस जानते हैं, कैल्शियम का फंक्शंस क्या क्या है। तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड जो मेरा फंक्शन है कैल्शियम का, मसल एक्टिविटी में काम करता है ये हमारा कैल्शियम। ये हमारा बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और जो कंडीशन लो लेवल कैल्शियम के कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं वो जानते हैं, लो कैल्शियम लेवल इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। इसका जो मेजर कॉजेस है वो हमारा विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण मेरा लो सेरम कैल्शियम लेवल होता है, विटामिन डी डिफिशियंसी। बोन कैंसर के कारण भी होता है। ठीक है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण ये हमारा बॉडी डिसऑर्डर है, इस कारण भी मेरा हाइपोकैल्शियम होता है। अब हम फोर्थ मैग्नीशियम जो हमारा मेजर कटायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारा कंपार्टमेंट्स जाने हम, ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट हमारा सेकेंड मेजर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, फंक्शंस हम जाने
मैग्नीशियम का तो कोफैक्टर है फॉर फॉस्फेट ट्रांसफेरिंग एंजाइम्स के लिए, कोफैक्टर फॉर फॉस्फेट transferring enzymes. It is also the constituents of teeth and bones. अब जो डिप्लेशन ऑफ मैग्नीशियम के जो कॉजेज है वो है मेरा डिप्लीशन ऑफ मैग्नीशियम is due to malnutrition के कारण होता है डिप्लीशन ऑफ मैग्नीशियम, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कारण होता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के कारण होता है। ठीक है, यह हमारा सोडियम हमने देख लिया। सोडियम के बाद हम लोग पोटेशियम देख लिए, पोटेशियम के बाद हम लोग कैल्शियम देख लिए और मैग्नीशियम देख लिए। हमारा 4 मेजर कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट था। अब हम लोग मेजर एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट, मेरा मेजर एनायंस में सबसे पहला है हमारा क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड का जो कंपार्टमेंट है वो हम जानते हैं। क्लोराइड जो बेसिकली मेरा प्रेजेंट रहता है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन के तौर पे भी इंटरस्टिशियल और वास्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है। ठीक है, ये मेरा इंटरस्टिशियल और वास्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहता है कंपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा मेजर इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यूजेस जो फंक्शंस है हमारा क्लोराइड का, वो हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना बिटवीन बॉडी फ्लूइड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, ये हमारा मेंटेन्स करता है कैटायन एनायन बैलेंस को भी, मेंटेन्स कैटायन एनायन बैलेंस। ठीक है, और मेरा लो लेवल ऑफ क्लोराइड से जो मेरा एबनॉर्मेलिटी कॉज होता है उसको हम हाइपोक्लोरेमिया कहते हैं। इसका रीजन है वोमिटिंग के कारण हाइपोक्लोरेमिया कॉज होगा, या फिर मेरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण होगा। अब मेरा फर्स्ट मेजर अनायोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो मेरा सेकेंड है वो हमारा है बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का सबसे पहले हम फ्लूइड कंपार्टमेंट्स जानेंगे। जो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, फंक्शन हम बाइकार्बोनेट का जाने। हमारा फंक्शन है बाइकार्बोनेट का एसिड बेस बैलेंस, और लैक ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3
leads to metabolic acidosis and metabolic alkalosis। ठीक है। अब बाइकार्बोनेट के बाद हम जो थर्ड है वो हमारा है थर्ड एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट, वो है मेरा फॉस्फेट। ये हमारा प्रिंसिपल अनायन है। प्रिंसिपल अनायन कर ले तब इसको यहाँ तो हम मेजर अनायन है मेरा ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का। फंक्शंस हम फॉस्फेट का जाने, हेल्प्स इन बफर सिस्टम, helps in the utilization of calcium, carbohydrates and fats। Constituents of bone and teeth, phosphates are the constituents of bone and teeth, or deficiency of phosphates leads to osteomalacia and rickets। और डिफिशियंसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है। आपका मेजर कटायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स और मेजर एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम प्रिपरेशंस देखेंगे। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका हम प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन देखेंगे, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड का कुछ आपको 5-6 प्रिपरेशंस पढ़ना है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड की तरफ हम बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमें एक सोडियम क्लोराइड एंड इट्स प्रिपरेशन जानना है। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में जानेंगे, और उसमें आपको 3-4 प्रिपरेशंस होगा, वो सब जानेंगे। उसके बाद हम पोटेशियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे और उसके कुछ प्रिपरेशंस है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशंस। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का मेरा फॉर्मूला होता है NaCl। जो सोडियम क्लोराइड्स हम लेंगे, इट कंटेन्स नॉट लेस देन, इसको शॉर्ट में हम नॉट लेस देन ऐसे लिखते हैं 99.5% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ NaCl। क्यों? इसमें कभी कभी इम्प्योरिटीज ज्यादा प्रेजेंट रहता है NaCl में, क्योंकि ये सी वाटर से मेनली जो कॉमर्शियली या बेसिकली जो प्रिपेयर्ड होता है वो सी वाटर से ही होता है। प्रिपरेशन हम जाने NaCl का, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ sea water followed by purification। सबसे पहले सी वाटर को बॉयल करा जाएगा, हम देखते हैं उसको भी। सी वाटर को इवेपोरेट किया जाएगा, सी वाटर का इवेपोरेशन होगा, जिससे मेरा क्रूड सोडियम क्लोराइड, जिससे सी वाटर का जब इवेपोरेशन करेंगे तो हमको क्रूड सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। उसमें इम्प्योरिटीज होगा, इम्प्योरिटीज लाइक Na2CO3
MgCl2 और CaCl2। ठीक है, अब इस इम्प्योरिटीज का प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफाइड बाय वाटर एंड एलम, जिससे हमें जो क्लियर सॉल्यूशन एक मिलेगा वो हमारा ये हमारा NaCl का होगा, जो लास्ट में कूल होने के बाद हमें कूलिंग डाउन तब हमें NaCl का क्रिस्टल्स मिलेगा। यह हमारा प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले सी वाटर लिए, उसका इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने के बाद जो क्रूड सोडियम क्लोराइड मिला जिसमें इम्प्योरिटीज था उसको प्यूरिफिकेशन हुआ वाटर और एलम से। उसका जो क्लियर सॉल्यूशन मिला वो मेरा NaCl का सॉल्यूशन था। उसको जब कूल डाउन करें तो मेरा को NaCl का क्रिस्टल्स मिल गया। ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज जाने। तो NaCl व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। NaCl जो पाउडर के फॉर्म में रहता है वो कलरलेस होता है और टेस्ट में सलाइन होता है और फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में, इन वाटर एंड ग्लिसरीन। जब हम NaCl का हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब ट्रीट करेंगे उसको, तो व्हाइट PPT हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ NaCl with solution of AgNO3 silver nitrate gives white precipitate of सिल्वर क्लोराइड। हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। रिएक्शन भी इसका हम देख लें। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ट्रीट करेंगे तो वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgCl का। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब हम यूजेस जानते हैं। तो NaCl में हमारा अनायनिक भी प्रेजेंट, अनायनिक इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड प्रेजेंट है और कटायनिक मेरा इलेक्ट्रोलाइट सोडियम भी प्रेजेंट है। ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ बोथ सोडियम एंड क्लोराइड, अनायन कटायन दोनों का सोर्स है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ extracellular fluid replenishment, also used in the treatment of dehydration and sodium depletion। आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हम आपको फार्मास्यूटिक्स मेट्रोलॉजी चैप्टर में बताया था, इसमें 0.9% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्ट करता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह, इज आइसोटोनिक एंड यूज्ड एज आई ड्रॉप्स, मीन्स दैट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होता है, नेसल ड्रॉप्स के तौर पे यूज होता है एंड
also as mouthwashes. किस केस में? in the treatment of throat infection. हमेशा याद रखना है ग्वाइटर के इन्फेक्शन में ये इसका यूज नहीं होता, वहां पे आयोडीन का यूज होता है, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन NaCl का रहता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl का, एज कंपेयर टू लैक्रिमल फ्लूइड और ब्लड के, जो हमारा बॉडी फ्लूइड्स रहता है ना, ब्लड और लैक्रिमल फ्लूइड, उसका कंसंट्रेशन और 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl का कंसंट्रेशन सेम रहता है। इस पे वीडियो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यूज हो गया। अब हम जानेंगे जो प्रिपरेशंस है सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशंस के बारे में। कौन कौन से प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, 1-2 याद रखिएगा, वो बहुत है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता नहीं है। सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशंस, तो मेरा फर्स्ट जो है, वैसे क्वेश्चन का भी सीरीज आएगा, उससे आप मिला लेना कितना आता है इससे। जो मेरा फर्स्ट जो सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। ये हमारा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन होता है इसका, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। जो सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है वो एक मेरा स्टेराइल आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहता है NaCl का इन वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको हम WFI लिखते हैं, ठीक है। NaCl injection contains not less than 0.85% and not more than 0.95% weight by volume of NaCl, क्योंकि इसको आइसोटोनिसिटी भी मेंटेन करना रहता है एज कंपेयर टू बॉडी। और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन कंटेन्स नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये सिंगल डोज कंटेनर में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन अ सिंगल डोज कंटेनर ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक, ठीक है। फर्स्ट मेरा हो गया प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशंस में, जो मेरा था सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। जो सेकेंड मेरा है सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन, वो हमारा है सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन। ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। इसके बारे में हम जानते हैं, ये हाइपरटोनिक है, वो था आइसोटोनिक, ये है मेरा हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा होता है। NaCl हाइपरटोनिक सॉल्यूशन is of NaCl in water contains not less than greater equal to 1.52% and not more than 1.68% of NaCl।
it also not contains, sorry, it contains no antimicrobial agents। इसको आप एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इसका उतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं है आप लोग को। थर्ड मेरा जो है वो है हमारा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ठीक है, जो कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है इसमें आपको NaCl भी मिलेगा, KCl भी मिलेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। इट कंटेन्स NaCl 0.8 to 0.9% वेट बाय वॉल्यूम आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद KCl मिलेगा हमें 0.028 to 0.031% वेट बाय वॉल्यूम, और CaCl2 मिलेगा हमें 0.03 to 0.036% वेट बाय वॉल्यूम। ये भी हमारा वाटर के हेल्प से ही प्रिपेयर होता है। इट इज प्रिपेयर्ड इन वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI, to produce 1000 ml ये फिर फिल्टर्ड होता है and sterilized by heating using autoclave method of sterilization। ये अभी हम स्टेरिलाइजेशन जब पढ़ेंगे, आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे ऑटोक्लेव के बारे में भी हम जानेंगे। जो मेरा इसमें एक और प्रिपरेशन हम जान लेते हैं, फोर्थ प्रिपरेशन हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड प्रिपरेशन में, तो वो मेरा है सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। इसमें डेक्सट्रोज भी प्रेजेंट होगा, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। ठीक है, कंटेन्स स्टेराइल सॉल्यूशन of sodium chloride 0.9 to 0.11% approx and dextrose जिसका परसेंटेज रहता है 2.5% से 25% तक as need। It is available in various strength of sodium chloride and dextrose। ये जो हमारा डेक्सट्रोज जो प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन में, इसलिए सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन is used as fluid material, फ्लूइड मटेरियल्स इसको क्लियरली नहीं कहते, हम इसको फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, एंड ऑल्सो एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर। ठीक है, यहां तक आपका सोडियम आप जान लिए, सोडियम क्लोराइड के बारे में जान लिए, उसका सोडियम क्लोराइड में 4 प्रिपरेशंस आप जान लिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आपको पोटेशियम क्लोराइड के तरफ। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसमें भी कुछ प्रिपरेशंस है उसके बारे में जानेंगे।
पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl है, कंटेन्स 99% ऑफ KCl। अब हम प्रिपरेशंस जाने, ये हम शुरू कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl। सबसे पहले हम प्रिपरेशंस जानेंगे, उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे, उसका यूजेस जानेंगे। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड with potassium carbonate and potassium bicarbonate। ठीक है, जब हम HCl को पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो भी हमें KCl पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। जब हम HCl को पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तब भी हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। K2CO3 प्लस HCl, यहां से हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा। जब हम बाइकार्बोनेट पोटेशियम का यूज करेंगे, उसको हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो भी हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और इसमें भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। ये हमारा प्रिपरेशंस हो गया। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में, पोटेशियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा कलरलेस, प्रिज्मेटिक या क्यूबिकल क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है पोटेशियम क्लोराइड। प्रिज्मेटिक या क्यूबिकल क्रिस्टल्स के फॉर्म में मेरा पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका सलाइन रहता है। सॉल्युबिलिटी जाने तो फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में, और एक्वस सॉल्यूशन जो आपके पोटेशियम क्लोराइड का है वो न्यूट्रल है लिटमस से। एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस। It forms, chemical properties है, it forms insoluble chlorides as precipitates with silver। ठीक है, यहां भी आपको जब पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहां भी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट्स बन जाएगा। ठीक है, KCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब रिएक्शन होगा इसका तो यहां से AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा और यहां से NO3। ठीक है, अब हम यूजेस जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस जानना, तो यूजेस हम जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड का पोटेशियम डेफिशिएंसी में हम यूज करते हैं। और यूजेस है एंटीडोट के तौर पे यूज करते हैं इन डिजिटालिस इंटॉक्सिकेशन। ये ओरल रिप्लेनिशमेंट का काम करता है, ओरल रिप्लेनिशमेंट का काम करता है पोटेशियम के एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर। ठीक है, आपका यूजेस हो गया। अब हम पोटेशियम क्लोराइड प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे। पोटेशियम
क्लोराइड प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो प्रिपरेशन देखेंगे वो हमारा है पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। तो जो स्टेराइल सॉल्यूशन है वो 95 to 105% सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स करता है। स्टेराइल सॉल्यूशन contains 95 to 105% of NaCl and KCl। कंपोजिशन देखें हम इस इंजेक्शन का या फिर इन स्ट्रेंथ देखें इस इंजेक्शन का, तो हमारा है NaCl 0.9% वेट बाय वॉल्यूम और KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड जो हमारा इसमें टॉपिक भी है वो 0.15 to 0.3% वेट बाय वॉल्यूम। जो सेकेंड प्रिपरेशन है वो हम जानते हैं। तो सेकेंड प्रिपरेशन वो हमारा है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ये भी हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। Sterile solution is prepared in water for injection। WFI। ठीक है, अब कंपोजिशंस भी यहां जानते हैं। तो कंपोजिशंस इस इन्फ्यूजन मटेरियल का वो है हमारा KCl जो होगा वो 0.1 to 0.3% होगा। इसमें सोडियम क्लोराइड कम होगा 0.18% होगा और ग्लूकोज जो है वो मेरा ज्यादा होगा, वो मेरा 4% होगा। ग्लूकोज यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल्स का काम करेगा। अब लेबलिंग हम देख लें तो इंजेक्शन should not be used if it contains visible solid particles। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन लेबल पे मेंशन होगा और डेट एक्सपायरी डेट जिसको कहते हैं डेट मेंशन होगा। डेट आफ्टर विच इंजेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड। डेट आफ्टर विच इंजेक्शन इज नॉट इंटेंडेड फॉर यूज। ठीक है, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें हम फुली डिटेल में पढ़ लिए। उसके बाद हम सोडियम क्लोराइड के बारे में जान गए, उसका जो प्रिपरेशन था वो जान गए। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में जान गए, उसका जो प्रिपरेशन था वो जान गए। अब हम जो मेरा सेकेंड टॉपिक बचा वो हमारा है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। ठीक है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।